होगी मधु बहुत जो तितलियों की प्रिय थी, होगी मधु बहुत जो तितलियों की प्रिय थी। अब चारिता बनी जो मधुबन के मधु सचिव की, आह्वान कर रही हो ये जान करके करना, आह्वान कर रहे हो ये जान करके करना, उजाला मुखी का अमृत संजीवनी ऋषि की। सिर्फ 24 साल की उम्र, लेकिन आत्मविश्वास आसमान की बुलंदियों पर। मंच पर जब ये आवाज चीख चीख कर सियासत को आईना दिखाती थी, तब सबसे ज्यादा तालियां वो शख्स बजाता था जो इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने का गुनहगार है। इसलिए आप कविता उसी ढंग से सुनेगा जिस तरीके से बड़ी जा रही है। कम से कम अपने इस देश के पुरुष होने का परिचय दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज बाहुबली। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। अमरमणि त्रिपाठी पूरब की सियासत में पहले बाहुबली कहलाने वाले और उस दौर में ब्राह्मणों के नेता हरिशंकर तिवारी के शागिर्द। गोरखपुर के पास महाराजगंज जिले में अमरमणि त्रिपाठी की दबंगई हमेशा चर्चा में रही, लेकिन हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक शिष्य ने अपने जीवन का वो कांड कर दिया था जिसने उन्हें सियासी बाहुबली के साथ साथ गुनाहों का हमसाया साबित कर दिया। उस दौर में अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक रसूख और बाहुबल को चुनौती देने वाला शायद ही कोई ब्राह्मण नेता रहा हो, लेकिन एक घटना ने सब कुछ इतनी तेजी से बदल दिया कि राजनीतिक मंच से लेकर अदालतों तक अमरमणि का सियासी शो डूबता ही चला गया। साल 2003 की बात है। एक साल पहले यानी 2002 में बीजेपी और आरएलडी के समर्थन से बनी बीएसपी की मायावती सरकार डावलडोल हो रही थी। निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया पर पोटा के तहत केस लगा। बीजेपी ने पोटा को हटाने की मांग की, लेकिन मायावती नहीं मानी। इसके बाद ताज कॉरिडोर मामले को लेकर यूपी और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जगमोहन ने मायावती सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो मायावती ने जगमोहन का इस्तीफा मांग लिया। बीजेपी ने यहां भी मायावती को हिदायत दी। आखिरकार 26 अगस्त साल 2003 को कैबिनेट की बैठक बुलाकर मायावती ने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन इसी दौर में बीएसपी के कुछ विधायकों ने एक खास शख्स के साथ मिलकर मायावती का साथ छोड़ने का फैसला किया। 26 अगस्त को मुलायम सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 27 अगस्त को बसपा के 13 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर मुलायम को समर्थन पत्र सौंप दिया। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए। बीएसपी के जिन 13 विधायकों ने बगावत करके मुलायम को समर्थन सौंपा था, उनकी सियासी लॉबिंग के पीछे अमरमणि त्रिपाठी का हाथ माना जाता है। उनके राजनीतिक दमखम को देखते हुए ये कहा जाने लगा था कि 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार उनके बाहुबल के बिना कभी नहीं बन पाती। अमरमणि त्रिपाठी के लिए यह भी कहा जाता था कि वो पूर्वांचल के एक ऐसे बाहुबली हैं जिनका एक पैर सियासत की दहलीज पर रहता था तो दूसरा जुर्म के आंगन में। अमरमणि की एक ही राजनीतिक विचारधारा थी कि वो सत्ता के पुजारी रहे। 90 के दशक में उनका बाहुबल चरम पर था। वो जहां पर खड़े हो जाते वहां छोटी मोटी रैली जैसा मंजर हो जाता। कांग्रेस का हाथ पकड़ा, लोकतांत्रिक कांग्रेस का दामन थामा। कभी हाथी पर सवार हुए तो कभी साइकिल पर, और तो और कमल के भी झंडाबरदार रहे। लेकिन वो टिके कहीं पर नहीं, या यूं कहें कि उनकी महत्वाकांक्षाओं और गुनाहों के साये ने उन्हें कहीं पर टिकने नहीं दिया। प्रदेश में जिसको चाहा है मुख्यमंत्री बनाया है, जिसको चाहा है कुर्सी से उतारने का काम किया है। इतनी हैसियत और इतनी ताकत आपके वोट ने हमेशा दिया है। देखिए, अमरमणि त्रिपाठी गोरखपुर के जो आप कह सकते हैं बाहुबली और बड़े दबंग रहे हैं, हरिशंकर तिवारी जी उनके एक तरह से करीबी थे और उनके साथ रहते थे शुरू में। बाद में चूंकि क्या हुआ कि ये थोड़े से बाकी लोगों से अलग चलने वाले भी थे, एक अपना व्यक्तित्व भी था, और बाद में ये हरिशंकर तिवारी से अलग हो गए और इन्होंने अपना एक गैंग बना लिया। धीरे धीरे राजनीति में भी सक्रिय हो गए।
अमरमणि त्रिपाठी की हैसियत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि ये कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, इसके बाद ये बीजेपी, बीएसपी और बाद में गिरफ्तार होने से पहले ये समाजवादी पार्टी में आ चुके थे 2003 में, जब सितंबर में ये गिरफ्तार हुए। तो सभी दलों में रहे ये, सभी दलों ने इन पर प्यार लुटाया और अपनी दबंगई के चलते ये लगातार आगे बढ़ते रहे। राजनीतिक बाहुबल और अपराधों के गठबंधन का चेहरा बन चुके अमरमणि त्रिपाठी के जीवन में कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में सिर्फ गिने चुने लोग जानते थे। अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला। होगी मधु बहुत जो तितलियों की प्रिय थी, होगी मधु बहुत जो तितलियों की प्रिय थी। अब चारिता बनी जो मधुबन के मधु सचिव की, आह्वान कर रही हो ये जान करके करना, आह्वान कर रहे हो ये जान करके करना, उजाला मुखी का अमृत संजीवनी ऋषि की। मधुमिता शुक्ला वो कवित्री जिसके अल्फाज मंच से गूंजते थे तो फिजा में हिंदूवादी रंग घुल जाया करता था। अब आपको लेकर चलते हैं अमरमणि त्रिपाठी के जीवन के उस अध्याय की ओर जिसका रास्ता यूपी के लखीमपुर खीरी की कवित्री मधुमिता शुक्ला से होकर गुजरता है। 9 मई 2003 को लखनऊ में मधुमिता के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर के बाद जो राजनीतिक तूफान आने वाला था उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। लेकिन ये भी सच है कि इसी हत्याकांड ने अमरमणि त्रिपाठी के बाहुबल को बौना साबित कर दिया और उन्हें मुजरिम बनाकर सलाखों के पीछे भेज दिया। मधुमिता एक स्टार पोएटेस थी, उसके साथ अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने उसका मर्डर किया था। बसपा की सरकार थी और अनवरत तब से मेरा संघर्ष चल रहा है। चूँकि मेरी बहन एक राष्ट्रीय कवित्री थी तो इस वजह से 4 लाइनें हम बोलेंगे उससे आपको मेरा, क्योंकि 17 सालों का संघर्ष 7 मिनट में मुमकिन नहीं होता है बताना, कुछ लाइनें मैं बोलती हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा कि लड़ने की बात क्या है, लड़ती ही तो रही हूँ, सच्चाई के रास्ते पर बढ़ती ही तो रही हूँ। सत्ता हो या हो सिस्टम या हो माफिया की ताकत, जुनून से ही मंजिलें गढ़ती ही तो रही हूँ। मौका दिया जो आपने तो युद्ध फिर वो होगा, मौका दिया जो आपने तो युद्ध फिर वो होगा। हर जंग जीत लूंगी और वक्त ये कहेगा, लड़की है लड़ सकती है, नारी सब कुछ कर सकती है। तो मेरे जीवन की ये लाइनें हैं, मेरी मधुमिता मेरा आदर्श थी। मधुमिता शुक्ला मंच पर जिस अंदाज में कविताएं पढ़ती थीं, उस अंदाजे बयां से लोग प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाते थे। अमरमणि त्रिपाठी भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इन दोनों की ये दास्तां गुनाह और राजनीतिक बाहुबल के दरवाजे कैसे मोड़ पर पहुंच गई, जिसके कई राज आज भी अनसुलझे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये समझने के लिए कि जो कथित प्रेम कहानी थी, इसके भीतर क्या आखिर सच्चाई क्या थी और ये जो हत्याकांड हुआ उसका सच क्या है, कुछ प्रमुख घटनाओं पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। 1980 में महाराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर सीट से अमरमणि त्रिपाठी ने चुनाव लड़ा, लेकिन उस दौर के बाहुबली और हरिशंकर तिवारी के धुर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही से हार गए। ये कहते हैं कि हरिशंकर तिवारी ने अपने शागिर्द अमरमणि त्रिपाठी को शाही के खिलाफ चुनाव जिताकर एक ही बार में अपने दुश्मन को धराशायी करने का दांव चल रहे थे। लेकिन 1985 में एक बार फिर वीरेंद्र शाही लक्ष्मीपुर से दोबारा विधायक चुने गए। हरिशंकर तिवारी ने भी हिम्मत नहीं हारी और अमरमणि त्रिपाठी को तीसरी बार मैदान में उतारा। आखिरकार 1979 में अमरमणि त्रिपाठी कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुन लिए गए। हालांकि 1991 में वो अखिलेश सिंह से चुनाव हार गए, लेकिन 1996 में एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर लक्ष्मीपुर से विधायक बने। कुछ सालों बाद बीजेपी का दामन थाम लिया और राजनाथ सिंह की सरकार में संस्थागत वित्त मंत्री का रुतबा भी हासिल कर लिया। वो साल 2001 था। बस्ती जिले के एक बड़े कारोबारी का बेटा जिसका अपहरण हुआ था। पुलिस की पूछताछ में मालूम हुआ कि किडनैपर्स ने बच्चे को अमरमणि के घर पर ही रखा था। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ वाले बंगले में छिपे किडनैपर्स के मामले में उनकी खूब घेराबंदी हुई।
ना चाहते हुए भी बीजेपी को उन्हें मंत्री पद से हटाना पड़ा। लेकिन अमर मणि ने अपने रसूख और दबंगई को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की। साल 2002 में विधानसभा चुनाव हुई तो अमर मणि त्रिपाठी ने अपने राजनीतिक बाहुबल को इस बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आजमाया। बीएसपी से टिकट हासिल किया और चुनाव भी जीत गए। बीजेपी के समर्थन से इसके बाद जब मायावती ने सरकार बनाई तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन जब मायावती ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो उन्हें मंत्री पद से नवाजा। अब अमर मणि का सियासी बाहुबल एक बार फिर बुलंदियों पर पहुंच चुका था। अगर आप देखें इनके उतार चढ़ाव को तो लगातार ये चढ़ते रहे। एक माफिया से ये कैसे एक मंत्री बने, आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि 2001 में राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब ये मंत्री थे और उस वक्त एक अपहरण हुआ था बहुत चर्चित। पता ये चला कि वो जो अपहरण करने किया गया है जिस लड़के का, वो और अपहरणकर्ता इनके घर में रहे थे, ये मंत्री थे। वो मामला बहुत खुला, उसके बाद इन्हें बर्खास्त कर दिया राजनाथ सिंह ने। उसके अगले बार जब इलेक्शन हुआ तो मायावती जी की सरकार बनी, भाजपा बसपा की मिलीजुली सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो मायावती जी ने फिर से इन्हें मंत्री बना दिया। उसी बीच अगर आपको ध्यान हो तो 2003 में मई को, 9 मई की घटना है, मुझे अभी तक याद है, पेपर मिल कॉलोनी में एक मर्डर की सूचना आई लड़की की कि उसका मर्डर हो गया। तो वहाँ जाके पता चला कि वो कवित्री हैं, मधुमिता शुक्ला हैं, काफ़ी मंच पर वो उनका नाम हो चुका था उस वक्त। तो वो सिरा जब खुलना शुरू हुआ तो वो अमर मणि तक गया। इतने दबंग थे ये और सरकार में इतनी चलती थी इनकी कि उस वक्त निधि शुक्ला जो उनकी बहन है उन्होंने इनका नाम लिया, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कहते हैं कि ये वो दौर था जब अमर मणि का खुलकर विरोध करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। शायद इसी गुमान में अमर मणि उस राह पर चलते चले गए जहां पर रास्ता सिर्फ बर्बादी पर जाकर खत्म होता है। इसी दौर में मधुमिता शुक्ला नाम की कवित्री ने कविता के मंच के जरिए उनके जीवन में एंट्री की। अमर मणि त्रिपाठी जैसा अभियुक्त जिसके ऊपर 33 आपराधिक मुकदमे थे और जिसको अपराधी साबित करने में कि ये हत्यारा है, सीबीआई, सीबीसीआईडी, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और देश का तमाम मीडिया जगत, जिसको साबित करने में 17 वर्ष लग गए। अगर वो 18 साल 1 महीना 6 दिन की बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ जाए तो क्या उसको बहका नहीं सकता है? तो इस तरीके से अमर मणि इससे बोलता था कि हमको कविता लिख दीजिए आप, हमको भाषण लिख दीजिए आप। वो राष्ट्रीय कवित्री थी, आशु कवित्री थी, वो कभी पेन कॉपी नहीं रखती थी, तो वो इसको भाषण लिख लिख के देती थी। वो अमर मणि पढ़ता था, अपने भाषणों में बोलता था, भाई लोग तालियां बजाते थे, जाहिर सी बात है। तो वो धीरे धीरे करके हमारे परिवार में कविता और भाषण के बहाने उसको घुसता ही चला गया। उसके बाद उसने मधु को बहका लिया। मधुमिता हत्याकांड से पहले भी अमर मणि त्रिपाठी बाहुबली नेता के तौर पर स्थापित थे, लेकिन उस कवयित्री की हत्या ने उनके आपराधिक बाहुबल को दुनिया के सामने नुमाया कर दिया। कहते हैं कि अमर मणि त्रिपाठी के बाहुबल का सबसे बड़ा उदाहरण मधुमिता शुक्ला हत्याकांड है। इस हत्याकांड ने 2 बातें एकदम साफ कर दी। पहली बात यह कि राजनीतिक बाहुबल में बहुत ताकत होती है, लेकिन दूसरी बात यह कि जब गुनाह सर चढ़ करके बोलने लगे तो विनाश होना तय है। मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि आखिरकार ये तेज तर्रार कवित्री और ये बाहुबली नेता किस तरह से एक दूसरे के संपर्क में आए और उसके बाद नजदीक होते गए। मंत्री और बाहुबली नेता होने की वजह से अमर मणि कई कवि सम्मेलनों में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाते थे। वहां उन्होंने मधुमिता शुक्ला की कविताओं को सुना। उनके अंदाज से वो प्रभावित हो गए। ये कहते हैं कि अमर मणि की मां को कविताएं सुनने का शौक था। मधुमिता अपने इसी अंदाज के लिए जानी जाती थी। उनकी कविताओं में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक निशाने पर हुआ करते थे। अमर मणि की मां मधुमिता को सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने एक दिन मधुमिता को अपने घर पर आमंत्रित किया। अमर मणि के घर आकर मधुमिता का सामना एक बाहुबली नेता की शानो शौकत से हुआ। ये एक ऐसा मायाजाल है जिसमें इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। ये कहते हैं कि मधुमिता के साथ भी यही हुआ। उसी मायाजाल की कड़ियों में उनकी दोस्ती पहले अमर मणि की बेटियों से हुई और फिर पत्नी मधु मणि से भी अच्छे रिश्ते बन गए। अब मधुमिता शुक्ला के लिए अमर मणि त्रिपाठी का घर अपने घर के जैसा हो गया था। इसी दौरान बाहुबली नेता अमर मणि मधुमिता पर फिदा हो गए। सभी जितने पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे अच्छा संपर्क, उनको छोटा मोटा गिफ्ट और उनको सम्मान, और जहां से हो सकता है उससे चंदा कहिए या एक फोन पर आ गया पैसा उसको गरीबों में बांटना,
और बांट करके गरीबों के वोट ले लेना। कितना बढ़िया तरीका, कितना मुफीद तरीका है। तो उसी का फायदा उठाकर, वही नहीं, ऐसे तमाम लोग हमारे सिस्टम में ऊपर तक पहुंच गए, सफल हो गए राजनीति में आगे बढ़ने में। पहले दूसरों को लड़ाते थे चुनाव, और फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा रास्ता है, तो खुद ही चुनाव लड़कर हम ही विधायक बन जाएं, हम ही सांसद बन जाएं, हम भी मंत्री बन जाएं। ये सिस्टम होने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स और मधुमिता हत्याकांड के बारे में जानने वाले ये बताते हैं कि करीब 1.5 साल तक दोनों काफी करीब रहे। ये बात साल 2001 से लेकर 2003 के बीच की है। इसी दौरान एक दिन अमर मणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला के बीच चल रहा रिश्ता अमर मणि की पत्नी मधुमणि के सामने बेपर्दा हो गया। मधुमिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि वो करीब 7 महीने की गर्भवती थी। अब अमर मणि उस दोराहे पर खड़े थे जहां वो मधुमिता शुक्ला को कबूल करते तो उनका अपना परिवार बिखर जाता, और उसे ठुकराते तो तमाम कानूनी मुश्किलों में पड़ जाते, क्योंकि पुलिस की जांच और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मधुमिता अपने पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थी। बस यहीं पर अमर मणि त्रिपाठी ने अपने जीवन के सबसे बड़े गुनाह को अंजाम देने का फैसला कर लिया। साल 2002 के आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि मधुमिता ने एक ऐसा सपना देखा जिसके सच होने के बाद अंजाम का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। मधुमिता ने पहले तो गर्भवती होने की बात कुछ महीनों तक छिपाई, फिर अमर मणि को बताई, और एक दिन मधुमणि त्रिपाठी को मालूम हो गया कि दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। मधुमणि ने भी वही बातें कही जो अमर मणि कह रहे थे, लेकिन मधुमिता शुक्ला ने कहा कि वो अपने बच्चे को किसी भी हाल में कोख में नहीं मार सकती। ये बताया जाता है किसी बात को लेकर अमर मणि और मधुमिता के बीच काफी तीखी बहस हुई, क्योंकि अमर मणि के राजनीतिक जीवन में पहले से ही उथल पुथल चल रही थी। यूपी की सियासत में मायावती सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री अमर मणि त्रिपाठी अपने राजनीतिक वजूद को बढ़ाने की कोशिशें कर रहे थे। इन सब के बीच वो नहीं चाहते थे कि मधुमिता और उनका रिश्ता इस रूप में पूरी दुनिया के सामने आए। बस उस बहस के कुछ दिन बाद कैलेंडर में तारीख आई 9 मई साल 2003। कवयित्री मधुमिता शुक्ला लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में अपने घर पर थी। वीर रस की कविताओं को अपने तीखे लफ्जों का आवरण उड़ाकर आग बनाने वाली लड़की के घर मौत ने दस्तक दी। सीबीआई की चार्जशीट ये कहती है कि 9 मई 2003 को अमर मणि त्रिपाठी के खास गुर्गे संतोष राय और प्रकाश पांडे मधुमिता के घर पहुंचे। नौकर ने कोर्ट में गवाही दी कि मधुमिता उनमें से एक को जानती थी, इसलिए उसने दोनों के लिए चाय लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में गोली की आवाज आई। जब तक नौकर कमरे में पहुंचा तब तक मधुमिता का शरीर खून से सनकर लगभग दम तोड़ चुका था। संतोष राय और प्रकाश पांडे वहां से भाग चुके थे। गोली मारकर मधुमिता की हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि पर लगा। जांच के दौरान डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता अमर मणि थे। मधुमिता के परिवार पर दोहरी मार पड़ चुकी थी। परिवार की सबसे मुखर लड़की मौन हो चुकी थी, और जिसके ऊपर हत्या का आरोप था वो बाहुबली था। लेकिन मधुमिता की बहन ने इस लड़ाई की कमान संभाली। शुरू में तो ऐसा लगा कि ये हत्याकांड अमर मणि त्रिपाठी के बाहुबल के जरिए समाज और कानून की नज़र में धुंधलाने लगा था, लेकिन बाहुबलियों के दुश्मन भी कम नहीं होते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मौके की तलाश होती है, और आखिरकार अमर मणि त्रिपाठी को घेरने की कवायद शुरू हो गई। इस केस की शुरुआत में ही जांच को प्रभावित करने की शिकायतें मिलने लगी, जिसके बाद मधुमिता के परिवार के प्रति संवेदनाएं जोर पकड़ने लगी। उधर मायावती की सरकार संकट में पड़ रही थी, जिसकी वजह से अमर मणि त्रिपाठी सियासी तनाव में थे। इसी दौरान उन पर यह आरोप लगा कि वो मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ये केस सीबीआई को सौंपा गया। मामले की पूरी पड़ताल के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री अमर मणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि और भतीजे रोहित चतुर्वेदी समेत शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मधुमिता के नौकर देशराज ने अपने बयान में बताया कि संतोष और प्रकाश पांडे सुबह सुबह मधुमिता के घर पहुंचे। देशराज चाय बनाने लगा कि तभी गोलियां चलने की आवाज आई। नौकर जब कमरे में पहुंचा तो दोनों लोग गायब थे और बिस्तर पर मधुमिता की लाश पड़ी थी। अखबारों से लेकर तमाम जगहों पर मधुमिता की हत्या और उसमें अमर मणि त्रिपाठी की भूमिका को लेकर खबरें और चर्चाएं सुर्खियां बनने लगे, लेकिन जांच की आंच अमर मणि तक नहीं पहुंच सकी।
हत्या तो देखिए अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी ने संतोष राय, प्रकाश चंद पांडे को के द्वारा हत्या करवाई। बाकायदा गोली मारी गई थी मधुमिता को, मर्डर हुआ था उसका। उसके बाद सीबीआई ने सारी चीज़ें देखी, असलहा तक बरामद हो गया, सारी तफ्तीश हुई, सारे गवाह हुए। अमरमणि मधुमणि ने हत्या करी थी, ये बात सीबीसीआईडी ने भी साबित की, सभी ने साबित करी, सीबीआई ने साबित करी। फिर माननीय न्यायालय में भी ये बात सिद्ध हो गई कि हत्या अमरमणि मधुमणि रोहित संतोष प्रकाश ने की है। राजनीतिक असर के दबाव में एक युवा कवित्री का हत्याकांड केस दम तोड़ता नजर आया। इस घटना के 3 महीने के बाद मायावती ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब अमरमणि संशय में पड़ गए। उनके सामने मधुमिता हत्याकांड की शक्ल में एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। उन्होंने फौरन पाला बदला और मुलायम सिंह यादव के साथ आ गए। यहाँ पर एक बार फिर उन्हें मंत्री बनाया गया। अमरमणि को यह लगा कि वो मधुमिता के खून के दाग से अपना दामन बचाने में शायद अब कामयाब हो जाएं। लेकिन तब तक पूरा खेल बदल चुका था। मधुमिता के परिवार का साथ देने के लिए तमाम एनजीओ और अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक दुश्मन पर्दे के पीछे से सक्रिय हो गए। मुलायम सिंह की नई सरकार थी और वो भी बीजेपी के रहमो करम पर। इसीलिए जब अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ मधुमिता हत्याकांड की खबरें जोर पकड़ने लगीं, तो मुलायम सिंह यादव ने उनसे किनारा कर लिया। आखिरकार जब मधुमिता के पेट में पल रहे बच्चे की पूरी डीएनए रिपोर्ट सामने आई, तो सीबीआई ने 21 सितंबर 2003 को पूछताछ के बहाने घर से ही अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया। मामला रफा दफा करने के लिए सीबीसीआईडी को मायावती ने दे दिया। उसके बाद जब सीबीसीआईडी ने ठीक से काम करना शुरू किया, तो आप इस बात पर आश्चर्य होगा कि सीबीसीआईडी के डीजी को मायावती जी ने बर्खास्त कर दिया, माफ कीजिएगा, निलंबित कर दिया। बाद में खैर उनको रीइंस्टेट किया गया। तो ये इस तरह से था। और उसी वक्त का एक और घटनाक्रम आपको बताएं कि 2003 में ही अगस्त में 29 अगस्त को मुलायम सिंह की सरकार बन गई। ये कूदकर समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए और मुलायम सिंह जी ने भी इनके पक्ष में बयान दे दिया, जबकि पूरा देश का मीडिया, पूरा उत्तर प्रदेश का मीडिया लगातार छप रहा था कि मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि का हाथ है, अमरमणि की तरफ शक की सुई है, और मुलायम सिंह जी ने इन्हें अपनी तरफ ले लिया। वो तो बाद में सीबीआई जांच, जो कि मायावती जी कर चुकी थी अपने समय में, और इनको बर्खास्त भी कर दिया था उन्होंने, तो सीबीआई ने फिर बाद में शिकंजा कसा और ये जेल में गए। तो अमरमणि त्रिपाठी जैसे लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में तभी पकड़ में आते हैं जब कोई बहुत बड़ा मामला हो जाए, जिस पर बहुत बड़ा मीडिया का फोकस हो जाए। अन्यथा आप देखिए, इस प्रदेश में इस तरह के बाहुबली हमेशा राजनीति में आते रहे हैं और छाते भी रहे हैं। मधुमिता हत्याकांड में पीड़ित परिवार की अपील पर यूपी से बाहर मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई की विशेष अदालत में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की सुनवाई देहरादून में होने लगी। इसी बीच 2007 में विधानसभा के चुनाव आ गए। एक बार फिर अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी सियासी तकदीर और राजनीतिक बाहुबल को आजमाने के लिए चुनाव लड़ा। हैरानी की बात तो ये है कि मधुमिता हत्याकांड का इल्जाम लगने के बावजूद और समाज के हर वर्ग में इस घटना की आलोचना के बावजूद समाजवादी पार्टी ने उन्हें 2007 में अपना प्रत्याशी बनाया। एक बार फिर वो अपनी परंपरागत सीट महराजगंज के लक्ष्मीपुर से चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। जनता ने अपना फैसला सुना दिया और उन्हें एक बार फिर विधायक बनाकर भेज दिया। ये उनके बाहुबल की मिसाल थी, लेकिन ये ताकत कानून की अदालत में बेदम साबित हो गई, क्योंकि 24 अक्टूबर साल 2007 को जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया, तो अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सियासत में जिस बाहुबल के दम पर अमरमणि त्रिपाठी ने राजनीतिक दुनिया का दमदार सितारा बनने की कोशिश की थी, उसी बाहुबल की मदहोशी में वो मधुमिता हत्याकांड को अंजाम दे बैठे। इसके बाद उनका राजनीतिक सितारा अस्त होने लगा। यहां तक कि सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काटने वाले पति पत्नी दोनों को कानून की ताकत का एहसास हुआ। अमरमणि और उनकी पत्नी ने अदालत में अपील की, जिसके बाद दोनों को उत्तराखंड की जेल से गोरखपुर मंडल कारागार में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यहां भी वो खुद को बाहुबल के साए से दूर नहीं रख पाए। साल 2015 के स्टिंग ऑपरेशन में गोरखपुर मंडल कारागार के हॉस्पिटल में अमरमणि और उनकी पत्नी को पूरे रौब के साथ रहते देखा गया था। इस मामले में भी प्रशासन की खूब किरकिरी हुई। मधुमिता के परिवार ने सवाल उठाया कि हत्याकांड के दोषियों को इतने ऐशो आराम से रहने की छूट आखिर कैसे दी जा सकती है। अमरमणि और मधुमणि जैसे हत्यारे जिन्होंने अपनी पहले एक बच्ची मधुमिता की हत्या की, उसके बाद अपनी बहू सारा सिंह की हत्या कर दिया, और उसके बाद भी वो आज 10 वर्षों से, मेरे पास दस्तावेज हैं,
जो कि मैंने राज्य सूचना आयोग से 6 महीने अनवरत लड़ाई लड़के सूचना आयोग से सूचना प्राप्त कर ली कि 10 वर्षों से अमरमणि माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में रह रहा है और बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये दोनों लोग बिल्कुल अमरमणि की ढाल बन के खड़े हुए हैं। तो ये अफसोस नहीं तो क्या है, सोचना चाहिए लोगों को। अमरमणि त्रिपाठी की उम्र जिस दौर में सलाखों के पीछे खर्च होती रही तो बाहुबल भी बेदम होता रहा। उस दौर में उनके बेटे अमरमणि त्रिपाठी ने महराजगंज की नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ा और यहां से जीत भी हासिल की। लेकिन अपने पिता की तरह अमरमणि का सियासी दमखम भी तमाम तरह के गुनाहों से घिरा हुआ है। वहीं मधुमिता हत्याकांड की वजह से अमरमणि का बाहुबल ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भी अंधेरों की भेंट चढ़ गई। लेकिन इसके लिए कोई और दोषी नहीं बल्कि खुद अमरमणि ही दोषी हैं। बाहुबल उस मशाल की तरह होता है जिसके बारे में यह पता नहीं होता कि कब वो दूसरों को प्रभावित करते करते अपने ही हाथों से फिसलकर अपना ही घर फूंक दे। अमरमणि त्रिपाठी के हाथों मधुमिता हत्याकांड ऐसे ही बाहुबल की कहानी है, जहां अमरमणि को यह लगा कि वो किसी को भी मसलकर रख देने की ताकत रखते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस बाहुबली छवि का हमसाया होकर वो सुर्खियों में रहने के आदी हो चुके हैं, वही बाहुबल उनसे गुनाह भी करवाएगा। बाहुबली हमारे समाज का सच है, लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तरह से हर बाहुबली का दौर नहीं रहता, ठीक वैसे ही सियासत भी अब बाहुबलियों से अपना दामन बचाकर चलने की कोशिश करने लगी है।